हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का टॉपिक हम लोग का है जन भागीदारी। मतलब एक लोगों का जो सहयोग है, लोगों का हस्तक्षेप, लोगों का एक दूसरे के लिए सरकार पे कितना सहयोग है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आप ध्यान दीजिए, यह असिस्टेंट रजिस्ट्रार पार्ट बी की यूनिट सेकेंड में आप देखेंगे तो तीसरे चौथे टॉपिक पे आपको यह जन भागीदारी मिलेगी, जहां पर आप उत्तरदायित्व और नियंत्रण के बारे में देखेंगे। तो ये टॉपिक मिलेगा, थोड़ा सा अलग अजीब लग रहा होगा कि ये टॉपिक में क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हाँ, इस तरह के टॉपिक भी एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। सीधा क्योंकि पहली बात तो क्या है, आपके सिलेबस में दिया है, और इससे जुड़े हुए टॉपिक भी आते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने नागरिक समाज के बारे में चर्चा की, वह भी एक महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जन भागीदारी के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है, यदि किसी को कोई आप लोग को एक हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, कौन सा बताते हैं आप लोग को। देखिए, इसमें क्या है आपको सॉरी, आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी। इसमें ऑनलाइन मेंटरशिप के रूप में आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी। इसमें आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग चाहें तो एक वर्चुअल क्लास की तरह आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसमें पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेगी गूगल मीट पर। फिलहाल अभी जो चल रही है उस यूनिट 2 के लिए आपको पूरा मिलेगा, ई नोट्स पूरे मिलेंगे आपको। और इसमें क्या पढ़ना है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक क्लास का माहौल ही रहेगा। और आप भी जानते हैं, जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में पढ़ना और सेल्फ स्टडी कितनी अलग होती है। हाँ, एक जब ग्रुप में पढ़ते हैं तो ग्रुप में पढ़ने पर आपको थोड़ी सी और एनर्जी मिलती है, एक कंपटीशन बढ़ता है कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, एक दूसरे से जानकारी मिलती है। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग चाहें तो इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और इसको जुड़ने के लिए आप चाहें तो ये जो फोन नंबर है हमारा, ये फोन नंबर है, इसमें नहीं दिया लगता है, नेक्स्ट वाले में देखते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फोन नंबर। तो वहां पर आप लोग इसमें बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए किसी प्रकार की। हाँ, ये कैसे हो रहा है, या कितना आपकी नाम मात्र का शुल्क वगैरह है, उस पे आप लोग जानकारी कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप लोग चाहें, एक बैच चल रहा है तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग वापस आते हैं। देखिए, जन भागीदारी, अभी हम लोग जन भागीदारी के विषय में ही शुरुआत कर रहे थे। जन भागीदारी एक्चुअली है क्या, आप इस शब्द को ही समझ पा रहे होंगे। जन भागीदारी का अर्थ है प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी। इसको ही जन भागीदारी का नाम दिया गया है। कैसे, इसमें प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण की अथवा प्रशासन पर जनता के प्रभाव की अपेक्षा की जाती है। इसमें ये होता है कि जब प्रशासन होता है उसमें नागरिकों के द्वारा नियंत्रण होता है। नियंत्रण कई प्रकार से होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चुनाव के द्वारा, वापस बुलाने के द्वारा, ये सब बहुत सारे तरीके हैं जिसमें नागरिकों का जो हस्तक्षेप होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से होता है। तो आप ये समझिए कि जब प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण अथवा प्रशासन पर जनता के प्रभाव की अपेक्षा की जाती है, तो इसी को ही हम जन भागीदारी कहते हैं। जैसा कि शब्द में दिया है, जन भागीदारी, जन मतलब लोग, और भागीदारी मतलब उनका पार्टिसिपेशन। ठीक है, प्रशासन तंत्र को सरल और कारगर ढंग से चलाने के लिए यह आवश्यक है। क्यों, देखिए, जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप समझिए क्या सरकार अच्छे से चल पाएगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों,
क्योंकि उनको तो पता है ना कि जब तक हमें कोई बोलने वाला नहीं होगा, हमारा हमारा निरीक्षण करने वाला नहीं होगा, हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा, हमें सही गलत के बारे में बिल्कुल बताएगा नहीं कि हाँ ये बात सही है, ये गलत है। जब तक ये चीजें नहीं होगी तो कोई भी सरकार वो निरंकुशता की ओर ही बढ़ेगी। इसलिए कंट्रोल, नियंत्रण आवश्यक है और हर क्षेत्र में आवश्यक है। यह प्रशासन को लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह बनाती है। यह सरकारी नीतियों के लिए जन समर्थन हासिल करती है। मतलब जब भी कोई भी आपने देखा हो कोई एक्ट आता है या जब भी सरकार की तरफ कोई योजना आती है तो कभी कभी आपने देखा होगा विरोध चलता है, कभी कभी समर्थन चलता है। आपने देखा होगा जो सीएए का विरोध चल रहा था ना, अभी जो नागरिक रजिस्टर का विरोध चल रहा था, तो लोग उसमें समर्थन भी जुटा रहे थे और कहीं ना कहीं, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आप देखिए जो कि जो किसानों का आंदोलन हुआ है उसमें देखा है आपने किस प्रकार से लोग कहीं ना कहीं एक आपको देखने को मिला होगा कि लोगों का समर्थन बहुत ज्यादा आया है कि किसान तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, यदि इनको ही दिक्कत होगी तो क्या। और अंतिम में सरकार को झुकना ही पड़ा और वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो कहीं ना कहीं जो एक एक लोग होते हैं वह सरकार की नीतियों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए प्रयास करते हैं। यह प्रशासनिक जवाबदेही को लागू करने की एक महत्वपूर्ण साधन निर्माण करती है। मतलब जवाबदारी जरूरी है, प्रशासन को नहीं होगी तो उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी योजना बना रहे हैं, वो सही है कि नहीं है। जनतांत्रिक सरकार लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर मतलब आप जो भी कार्य करेंगे वो जनता की शक्ति के आधार पर ही करेंगे। मतलब शक्ति जनता ही देगी और बोलेगी कि आपको ये आपने काम सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यह हमारा समर्थन है और हमारे से ही आपको सत्ता मिल रही है, इस आधार पर, और लोकप्रियता बनाती है। तो यही जनतांत्रिक सरकार है। इसका अर्थ है कि जनतंत्र में सबसे ऊपर कौन है? देखिए सबसे ऊपर जनता है। बार बार हम वही कह रहे थे ना, जनता ही सबसे टॉप में है। दूसरे शब्दों में जनतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। अतः जनतंत्र में प्रशासन अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी है और या होना चाहिए। दोनों ही स्थिति में जनतंत्र ही सबसे सर्वोच्च स्थिति निभाता है, क्योंकि जनता के लिए ही शासन होता है, जनता के द्वारा ही शासन होता है और जनता के लिए ही शासन किया जाता है। जनता कहीं ना कहीं इसमें केंद्र बिंदु के रूप में आपको देखने को मिलती है। इसलिए यह टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संदर्भ में प्रशासन में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह प्रातिनिधिक जनतंत्र की भागीदारी जनतंत्र में बदल देती है। यह नीचे से शासन को बढ़ावा देती है। देखिए दो टाइप के शासन देखा होगा, एक टॉप टू बॉटम और एक बॉटम टू टॉप। तो जो टॉप टू बॉटम होता है मतलब ऊपर से नीचे शासन होता है, उसमें क्या होता है, हम अपनी नीतियां बना दिए, जनता में थोप दिए, जनता को माननी ही पड़ेगी। लेकिन इसमें जनता खुश रहेगी? नहीं रहेगी ना। लेकिन जब ये नीचे से ये वाला जो शासन है, ये देखिए ये वो जो शासन है, ये क्या है, जब नीचे से ऊपर की शासन होती है मतलब जनता खुद कहती है कि इस तरह के नियम बनाइए, जनता खुद कहती है कि यहाँ पर आवश्यकता है, और तब उस शासन के आधार पर नीतियां बनती हैं। तो वह जन सहयोग के पर आधारित होती है और यही वास्तव में जनता का शासन कहा जाता है। प्रशासन में जनता की भागीदारी का अध्ययन दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है: सामान्य प्रशासन में भागीदारी और विकास प्रशासन में भागीदारी। सामान्य प्रशासन में भागीदारी मेन यही है आपका, सामान्य प्रशासन में भागीदारी। ठीक है, क्या है ये सामान्य प्रशासन भागीदारी? उपेक्षित और असंगठित होने के कारण जनता आमतौर पर प्रशासन पर निश्चित और नियमित प्रभाव नहीं रख पाती। अतः प्रशासनिक प्रक्रिया पर जनता का प्रभाव मुख्यतः अप्रत्यक्ष अनौपचारिक होता है। कहीं ना कहीं क्या होता है, जनता का प्रभाव होता है वह डायरेक्ट तो होता नहीं है और अनऑफिशियल भी होता है, मतलब अनौपचारिक रूप से वहां पर देखने को आपको मिलता है। कुछ तभी तभी जनता की भागीदारी की कुछ औपचारिक पद्धतियां हैं, कुछ हैं। कौन कौन सी हैं? पहला देखिए, निर्वाचक प्रतिनिधिक। आपको पता है कि
जनतंत्र दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार, दूसरा संसदीय प्रणाली की सरकार। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है और वहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। वह मुख्य कार्यकारी होता है जिसे सरकार के कार्यपालक अंग के साथ सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। वह विधायिका को नहीं बल्कि अंततः जनता के प्रति जब उत्तरदायी होता है, जनता मतलब जनता ही चुनती है और जनता के प्रति ही वह उत्तरदायी होता है। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार में मुख्य प्रशासक पर जनता का नियंत्रण प्रत्यक्ष होता है। बस सीधे चुनती है वो राष्ट्रपति को, किसे सीधे चुनती है, इसे डायरेक्ट कंट्रोल कहीं ना कहीं जनता का माना जा सकता है। परंतु जो भारत और ब्रिटेन है, यहाँ संसदीय प्रणाली की सरकार में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल विधायिका में निकलती है और अपनी नीतियों और कार्यों के लिए इसी के प्रति उत्तरदायी रहती है। विधायिका का उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति होता है। अतः ब्रिटेन और भारत जैसी संसदीय प्रणाली की सरकारों में कार्यपालिका पर जनता का नियंत्रण अप्रत्यक्ष है, क्योंकि यह निर्वाचित संसद द्वारा लागू किया जाता है। देखिए, यह नियंत्रण अप्रत्यक्ष हो गया और यह नियंत्रण प्रत्यक्ष हो गया। बहुत अच्छा अंतर है कि अमेरिका में जनता प्रत्यक्ष नियंत्रण के रूप में कार्य करती है और यहाँ पर भारत और ब्रिटेन में चूंकि संसदीय प्रणाली है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करती है। चाहे वह राष्ट्रपति प्रणाली हो या संसदीय सरकार, जनतंत्र में जब वह अनुत्तरदायी, भ्रष्ट, अयोग्य, उदासीन हो जाती है तो इसका समय समय पर होने वाले चुनाव के द्वारा हटाया जा सकता है। किसी लोकप्रिय सरकार में लोगों की विश्वास की अभिव्यक्ति चुनाव के माध्यम से होती, मतलब कहीं ना कहीं उनको एक मौका दिया जाता है कि आप इतने साल है, आप इतने साल प्रयास कीजिए, नहीं करेंगे यदि आप प्रयास तो क्या होगा, आपको फिर हम अगले चुनाव में वापस बोल देंगे कि ऐसा है, अब हो गया आपका सत्ता खत्म, अब हम दूसरे को मौका देंगे। यही एक, आप सोचिए ना, जितने भी नेता हैं हमारे, हम भारत देश की बात कर रहे हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, 5 साल में हाथ जोड़ने आते हैं, हाथ जोड़ने आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरे हाथ नहीं जोड़ेंगे तो यार कहीं हमको वोट ना दे तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। उसके बाद भूल जाए अलग बात है, लेकिन वो एक बार तो आते हैं ना, उनको डर तो रहता है ना किसी न किसी चीज का। फिर दूसरा होता है वापस बुलाना। यह सीधा जनतांत्रिक उपाय है। इसका प्रयोग स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 राज्यों में किया जाता है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। वापस बुलाने की व्यवस्था से लोग प्रतिनिधियों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था कहाँ पे है, कुछ स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 राज्यों में ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। दूसरे शब्दों में, यदि प्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहता है तो लोग उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसे उसके पद से हटा सकते हैं। वापस बुलाने के अधिकार का प्रयोग लोग तब भी कर सकते हैं जब वे निर्वाचित प्रतिनिधि के काम से संतुष्ट नहीं होते। मतलब कहीं ना कहीं उनका कार्य, जो जिनको निर्वाचित किया है, यदि वो कार्य अच्छा नहीं कर रहे हैं तो भी उनको बुलाया जा सकता है। इसके लिए गैर कानूनी कार्यवाही का आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब उनको ठीक नहीं लग रहा जनता को, उन्होंने वापस बुला लिया, इसके लिए कोई भी आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। वापस बुलाने के उपाय का मुख्य लाभ यह है कि इसमें लोगों को अपने प्रतिनिधि या उनकी पेशेवर भूमिका और कर्तव्य के मामले में लगातार नियंत्रण बना रहता है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया वापस बुलाने का। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी समूह। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। ये दो तो क्लियर हो गया, एक चुनाव के द्वारा, एक वापस बुलाने का, और तीसरा प्रभावी समूह। ये क्या है, ये देखिए, ये है इसे प्रभावी समूह, ये इसे दबाव समूह भी कहते हैं, इसे प्रेशर ग्रुप भी कहते हैं। इसका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऐसे लोगों का सी समूह है जो अपने समान हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। मतलब जिनका उद्देश्य एक होता है और इकट्ठा उस उद्देश्य को लेके बहुत लोग इकट्ठा होते हैं और सरकार पर दबाव बनाते। जैसे सिंपल सा है, कहीं पर बांध आपने देखा होगा कि बहुत जगह बांध सरकार बनाती है और सब वहां पर बांध बनाना सही नहीं है, तो बहुत से जो आपस में लोग होते हैं इकट्ठा होते हैं और एक प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। वो सत्ता में नहीं आना चाहते,
बस अपनी जो कार्य होते हैं उन कार्यों को करवाना चाहते हैं बस। इसलिए एक संगठित होकर जब कोई काम करेंगे तो स्वाभाविक है, आप देखेंगे तो सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो आपकी बात सुनेंगे। ये क्या हो सकते हैं? स्वयंसेवी संस्थाएं, ट्रेड यूनियन, रोजगार संगठन, व्यावसायिक संगठन, छात्र संघ इत्यादि ऐसे समूह। जैसे आपने देखा होगा कि जो मजदूर संघ है, देखा होगा इंटक हो गया, या छात्रों का संघ हो गया, एबीपी हो गया, एनएसयूआई हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये केवल इन्हीं का उदाहरण है। ये सत्ता में नहीं आते, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उनको दबाव बनाते हैं। इन समूहों को हित या निहित समूह भी कहा जाता है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वे प्रशासन पर दबाव डालते हैं। क्या करते हैं? प्रशासन पर दबाव डालते हैं, इसीलिए इनको दबाव समूह कहते हैं। वे सरकार में नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं, और इसके लिए प्रचार, प्रतिदिन सार्वजनिक बहस, विधायकों से संपर्क जैसे कानूनी और विधायी उपायों का सहारा लेते हैं। मतलब कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। वे प्रशासन और अपने सदस्यों के बीच संपर्क साधने का काम करते हैं, परंतु कभी-कभी वो हड़तालों, हिंसक कार्यवाहियों और भ्रष्ट उपायों का भी प्रयोग करते हैं, जिससे सार्वजनिक हितों और सार्वजनिक प्रशासनिक अखंडता को नुकसान पहुंचता है। कभी-कभी हिंसक भी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर, सलाहकार समिति। ये क्या है? इनको सलाहकार परिषद या बोर्ड भी कहा जाता है। ये ऊपर से नीचे सभी स्तरों पर प्रशासन प्रणाली से जुड़ी होती हैं। इसमें विशेषज्ञ नागरिक और विशेष हितों के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे कभी कभार ये आपने देखा होगा कि कोई कोई बड़े बड़े संस्थाओं के हेड होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये भी अपनी राय देते हैं। ये प्रशासन और जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। प्रशासनिक नीतियों, समस्याओं और कार्य पद्धतियों पर सरकार को सलाह देती है। इन संस्थाओं की सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं और संबद्ध विभाग इनको मानने को बाध्य नहीं होता, परंतु वे विभाग के जनसंपर्क के कारगर उपायों के रूप में करती है तथा प्रशासन के चरित्र को जनतांत्रिक बनाती है। मतलब एक माध्यम का काम करती है, जनता की बातें सरकार तक पहुंचाती है और सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है, कि मैं एक माध्यम का कार्य करती हैं लोग। ठीक है। और ये पांचवा पॉइंट है, और अंतिम पॉइंट कौन सा है? जनमत। उपरोक्त औपचारिक पद्धतियों की विपरीत प्रशासन की जनता प्रशासन में जनता की भागीदारी के संबंध में जनमत जनता की राय है। यह अखबारों, सार्वजनिक मंच, राजनीतिक दलों, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, शिक्षा संस्थानों आदि के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें स्वतंत्र अखबार जनमत के सबसे प्रभावी माध्यम है, इसलिए जनतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। क्या है ये? इसीलिए जनमत, जो भी मीडिया कह सकते हैं, मीडिया को ही क्या कहते हैं? चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो अभी जो हम लोगों ने 5 पॉइंट पढ़े ना, इस 5 पॉइंट को सीधा सा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जन भागीदारी के क्या क्या उपाय हैं या क्या क्या उपाय नहीं है। ऑप्शन एक, ऑप्शन एक दो, ऑप्शन एक तीन, मतलब ये ऐसे करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग 5 पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा। बस थोड़ा सा ये लास्ट पॉइंट है। प्रशासन में जनता की भागीदारी की एक पद्धति के रूप में जनमत की महत्व निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। यह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित करता है। यह प्रशासन को उत्तरदायी बनाए रखता है, प्रशासन पर पहरेदारी का कार्य करता है। यह कानून के स्रोत का काम करता है और उनके कार्यान्वयन को आसान बनाता है। यह सरकार की अलोकप्रिय और गैर जनतांत्रिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये आपका कैसे नियंत्रण होगा, जन भागीदारी कैसे होती है, विकास प्रशासन में भी देखा होगा, आगे विकास प्रशासन भी है टॉपिक। तो उसमें कुछ नहीं, केवल है कैसे विकास में जनता सहयोग करती है। तो मेन ये है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, इसकी समझने की बात है। और प्लीज आप लोग को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बस वही जो हमने आपको बताया कि कैसे आप लोग, यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, यदि आपको ठीक लगता है कि कैसे आप लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या चीज़ें हैं। इसमें आपको हम फ़ोन नंबर आपको इसमें बताते हैं, कौन सा फ़ोन नंबर है। एक मिनट।
तो आप उसके आधार पर भी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, और साथ में आप क्लास करेंगे तो आप क्लास के आधार पर आपको थोड़ी बेहतर समझ में आएगा। यदि आप लोग चाहें तो बेहतर तरीके से आप लोग समझ भी सकते हैं। ये देखिए यही चीज़ है ना, इसमें आप लोग वही एक पूरा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, ऑनलाइन क्लासेस है, और ये है हमारा फ़ोन नंबर है 8602694016। इसमें आप व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। अगला टॉपिक रहेगा हम लोग का सूचना का अधिकार, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।